नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 इससे संबंधित हम हिंदी के 15 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर रहे हैं और ये इसका वीडियो नंबर 11वां है। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर इसके बाकी पार्ट देखकर बहुत ही शानदार और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। यह वीडियो मुख्य रूप से सीटेट परीक्षा, शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के प्रश्न आपको मिल सके और आप हिंदी की बहुत ही शानदार और अच्छी तैयारी कर सके। आज का पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है। हमें 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से अपने को शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो यहाँ पर बी विकल्प जो दे रखा है ये आपका शुद्ध शब्द है। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। कामायनी। तो कामायनी जो है ये किसकी रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, इसलिए प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर जो हो जाएगा वो कामायनी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। कामायनी किसकी रचना है। तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 दे रखा है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है। हमें शब्द दे रखा है चौराहा और हमें बताना है कि इस चौराहा शब्द में कौन सा समास होगा। द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास होगा, तत्पुरुष समास होगा या बहुब्रीहि समास होगा। तो चौराहा 4 राहों का समाहार, तो इसमें संख्या आ रही है और जिस शब्द में संख्या आती है वहां पर आपका द्विगु समास हो जाता है, इसलिए प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, बिना पढ़ा हुआ अंश, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। अपभ्रंश ये नहीं होगा। बी दे रखा है अपठित, तो बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अपठित हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अपठित बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो पढ़ने योग्य ना हो, जो पढ़ने योग्य ना हो उसके लिए क्या शब्द होगा, तो अपठनीय। तो जो पढ़ने योग्य ना हो, जो पढ़ने योग्य न हो उसके लिए शब्द होगा क्या, अपठनीय। ये चीज भी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न नंबर 5 है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं। त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, बी है वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, सी है वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, डी है त्रुटियों की उपेक्षा कर। तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधित त्रुटियों का निवारण करने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण और लेखन का अभ्यास करवाकर अपन इसको सही कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न नंबर 6 है, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। बच्चों के अंदर भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है। उन्हें कविताएं याद हो, तो यह आवश्यक नहीं है। बी है उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करना है तो उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी होना चाहिए, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन भी देख लेते हैं, उन्हें मुहावरे याद हो, तो ये इसके लिए आवश्यक नहीं है। वे किसी वक्ता के साथ रहते हो, तो ये भी आवश्यक नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहा जाता है। वर्ण कहा जाता है, शब्द कहा जाता है, वर्ण समूह कहा जाता है या वक्तव्य कहा जाता है। तो वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसको क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा। वर्ण क्या होता है, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या जिसके टुकड़े न किए जा सके उसको कहा जाता है वर्ण।
जिसके अपन क्या कह सकते हैं कि जिसके टुकड़े ना किए जा सके वो वर्ण होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 8, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। औपचारिक कथन कहते हैं, अनौपचारिक कथन कहते हैं, प्रासंगिक कथन कहते हैं या फिर तर्क संगत कथन कहते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि वह कथन या वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उनको कहा जाता है अनौपचारिक कथन। राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट जवाब रहेगा। चलिए प्रश्न संख्या 9, निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है। किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है। तो इलाहाबाद से संबंधित पत्रिका यहाँ पर हिंदी प्रदीप जो है इसका संबंध इलाहाबाद से है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न नंबर 10 है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि सरस्वती पत्रिका कैसी पत्रिका है तो आपको बताना है कि सरस्वती पत्रिका जो है ये आपकी मासिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है, मासिक पत्रिका है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न नंबर 11 है निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। 4 विकल्प में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द अमात्रिक है। तो इसमें यहाँ पर देखिए मात्रा लगी हुई है, मतलब ये मात्रिक शब्द है। यहाँ पर भी देखिए आ की मात्रा लगी हुई है, ये भी मात्रिक शब्द है। इसमें देखिए कहीं पर भी मात्रा नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। और यहाँ पर भी मात्रा है, तो हमें बताना था कि निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। अमात्रिक का मतलब ये होता है कि इस शब्द में मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही जवाब रहेगा। चलिए आगे बढ़ता है प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 है तरणी तनुषा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर त आया है, यहाँ पर भी त आया है, यहाँ पर भी त है और यहाँ पर भी त है, यहाँ पर भी त है। जब किसी पंक्ति में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, जहाँ पर वर्ण की समान वर्णों की आवृत्ति होती है, तो वहाँ पर जो अलंकार होता है वो आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे अनुप्रास अलंकार की यहाँ परिभाषा लिखी हुई है, जहाँ पर समान वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस प्रश्न में जो था वो त वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही थी, इसलिए इसमें अलंकार जो रहेगा वो आपका अनुप्रास अलंकार रहेगा। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है रामचरितमानस में कांड का सही क्रम क्या है। ऑप्शन देखते हैं, बाल कांड, उसके बाद अयोध्या कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। बी विकल्प देखते हैं, पहले सुंदर कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर बाल कांड, उसके बाद लंका कांड दे रखा है। सी में दे रखा है अयोध्या कांड, फिर बाल कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। डी दे रखा है लंका कांड, अयोध्या कांड, बाल कांड और सुंदर कांड। तो इनमें सही क्रम क्या है, तो इसको अपन अगले स्लाइड से समझते हैं कि रामचरितमानस के कांड कितने हैं, 7 है। पहले नंबर पर बाल कांड, उसके बाद अयोध्या कांड, उसके बाद आता है अरण्य कांड, उसके बाद आता है किष्किंधा कांड, उसके बाद रहता है सुंदर कांड, उसके बाद लंका कांड और आखिरी में रहता है उत्तर कांड। तो ये इसका क्रम है। तो हमसे इस सवाल में, इस प्रश्न में जो पूछा था वो सही क्रम क्या है, तो इसको सही क्रम में क्या रहेगा, पहले बाल कांड आएगा, उसके बाद अयोध्या कांड, सुंदर कांड और लंका कांड। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, अब इसकी कुछ और प्रश्न बन सकते हैं कि रामचरितमानस की रचना किसने की, यह प्रश्न बन सकता है। तो तुलसीदास जी ने इसकी रचना की। रामचरितमानस की रचना किसने की, तुलसीदास जी ने की। अब इनको ये रचना करने में कितने दिन का समय लगा, तो ये सा भी प्रश्न बन सकता है कि रामचरितमानस की रचना करने में या उसको लिखने में तुलसीदास जी को कितना समय लगा। तो इस समय भी याद रखना है, 2 वर्ष 7 माह, 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन, 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय तुलसीदास जी ने इसमें रामचरितमानस को लिखने में लगाया।
ठीक है। और रामचरितमानस में कितने कांड होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि रामचरितमानस में 7 कांड है। ठीक है, कितने कांड है, 7 कांड। क्रम भी याद रखना है और सातों के नाम भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ा जाए, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न नंबर 14 दे रखा है, पराधीन सपनेहु सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है। पराधीन सपनेहु सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है। ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अब बारी है आज की इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है, वह थोड़ा बीमार है। वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सी क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण है, बी दे रखा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, सी है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, डी है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो हमें जो वाक्य दे रखा है वह थोड़ा बीमार है, इसमें थोड़ा शब्द जो है इसमें कौन सी क्रिया विशेषण होगी, तो इसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, जिस शब्द से क्रिया की मात्रा के बारे में पता चलता हो, जिस शब्द से क्रिया की मात्रा के बारे में पता चलता हो वो क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे उदाहरण इसमें कुछ शब्द हो सकते हैं, जैसे थोड़ा, बहुत, कम, कुछ, अधिक, उतना, जितना आदि शब्द जहाँ आते हैं वहां पर कौन सा विशेषण होता है, तो आपको याद रखना है कि ये शब्द में से कोई भी शब्द दिखे तो वहां पर आपका परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 से संबंधित 15 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 8827302459। ठीक है, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी इसकी अच्छी तैयारी कर सके, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नया जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।